नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, बीकानेर में गुब्बारा मिलने से हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। खबर में आगे जिक्र होगा कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 188 पहुंची, पूर्व पीएम ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि दुनिया भर के समुद्र में मछलियां लूट रहे चीन को बड़ा झटका, सोमालियाई डकैतों ने चीनी जहाज पर कर लिया कब्जा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बढ़ गया पीएम आवास योजना का दायरा, अब टेलीफोन और बाइक वालों को भी मिलेगा इसका लाभ। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा मौसम का, शीतलहर के बीच बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, बीकानेर में गुब्बारा मिलने से हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर पाकिस्तान से उड़कर आया गुब्बारा मिला है। सीमा पर पड़ोसी देश द्वारा लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इससे पहले भी कई बार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से गुब्बारे उड़कर भेजे गए थे। हालांकि हालिया घटना में एक और गुब्बारा पाकिस्तान से आया है। बीते एक महीने में ये लगातार तीसरी घटना है और इसको लेकर पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खाजूवाला क्षेत्र में 26 बीडी खेत में शनिवार रात को एक संदिग्ध हरे और सफेद रंग का गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। यह गुब्बारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में मिला है। गुब्बारे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत खाजूवाला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सूचना दी। बीएसएफ और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे की जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामले की संख्या 188 पहुंची, पूर्व पीएम ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जहां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की और उस पर तानाशाही का आरोप लगाया। खान ने के खिलाफ अब तक कुल 188 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनका ये बयान तब सामने आया है जब गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में यह आंकड़े पेश किए। ये याचिका इमरान खान की बहन नूरी नियाजी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चल रहे मामलों की जानकारी मांगी थी। इमरान खान के खिलाफ देश भर में विभिन्न जगहों पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं। पंजाब में उनके खिलाफ 90 मामले हैं, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मामले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 7 जांचें शुरू कर दी हैं और 3 और मामले भी दर्ज किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया भर के समुद्र में मछलियां लूट रहे चीन का बड़ा झटका, सोमालियाई डकैतों ने चीनी जहाज पर कर लिया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर के समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे चीन को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं ने एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र में सक्रिय यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती विरोध बल ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। यूरोपीय संघ के नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा ने एक बयान में कहा कि जहाज पर 18 चालक दल के सदस्य थे, जिन्हें समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। यूरोपीय बल ने कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। बल ने सोमालिया के पूर्वोत्तर पुंटलैंड क्षेत्र में पुलिस के एक अलर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कहा गया था कि तट से दूर एक चीनी जहाज का अपहरण कर लिया गया है। चीन ने अभी तक इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बढ़ गया पीएम आवास योजना का दायरा, अब टेलीफोन और बाइक वालों को भी मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किए गए जरूरी बदलावों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब जनों को मिले, इसके लिए योजना की पात्रता के नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन विदिशा जिले में बेहतर ढंग से हो, इसकी अपेक्षाएं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से व्यक्त की। अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से सब मिलकर योजनाओं का निरीक्षण करें और पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो सके, इसका प्रयत्न करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतलहर के बीच बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड काफ़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से शीतलहर चल रही है। राजस्थान में कई शहरों में शीतलहर या येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अब तो सुबह सुबह पानी में हाथ डालने में डर लगने लगा है। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को बारिश के आसार हैं। इसके बाद सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। तापमान में गिरावट का सिलसिला 10 सितंबर को भी जारी रहेगा और कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को काफ़ी ठंड महसूस होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में योगी सरकार के प्रयास का दिखने लगा असर, पराली जलाने के मामले में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में पराली को लेकर योगी सरकार ने जो प्रयास किए थे उसका असर साफ दिखने लगा है। योगी सरकार के प्रयास के चलते पिछले 7 साल में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश में पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2023 में 3,996 ही मामले सामने आए हैं। अगर पिछले 7 वर्षों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार की नीतियों के जरिए प्रदेश के अन्नदाता पराली को जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सुधार हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष ईवीएम के बारे में लोगों को गुमराह करना बंद करे, जनादेश स्वीकारे, एकनाथ शिंदे का बयान। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में लोगों को गुमराह करने और जनादेश को स्वीकार न करने का आरोप लगाया। शिंदे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 20 नवंबर को संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने काम की वजह से जीत हासिल की है। इसलिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी को जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और विकास कार्यों में सरकार का समर्थन करना चाहिए। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था और 23 नवंबर को नतीजे आए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना और शरद पवार नीत राकांपा की विपक्षी गठबंधन को केवल 46 सीटें मिली थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत, देश का सबसे बड़ा योगदान। जी हाँ दोस्तों, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में 16% योगदान के साथ शीर्ष स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पशुपालकों के प्रति संवेदनशील नीतियों और डेयरी सेक्टर को दिए गए प्रोत्साहन से राज्य ने इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश लगातार दूध उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहा है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल दूध उत्पादन में प्रदेश का योगदान 16% है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब क्रमशः उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 दिसंबर को प्रयागराज में 3.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी, 7,000 करोड़ का देंगे तोहफा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को लगभग 3.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। पीएम सुबह 11 बजे आएंगे और 2:30 बजे प्रयागराज से रवाना होंगे। इस दौरान वो राज्य सरकार की 3800 करोड़ और केंद्र सरकार की लगभग 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण को इन परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी काम दिन रात लगकर पूरे कराएं, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम ने कहा कि ये सबसे बड़ा और अति महत्वपूर्ण आयोजन है, अफसर खुद एक एक काम की मॉनिटरिंग करें। इस बैठक में स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री ना तो श्रृंगेरपुर जाएंगे और ना ही भारद्वाज कॉरिडोर देखेंगे। सभी परियोजनाओं को लोकार्पण संगम क्षेत्र से ही बटन दबाकर करेंगे। बैठक में पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, डीएम महाकुंभ नगर विजय विश्वास पंत, डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मानदड़ आदि अफसर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन का इंतजाम करने आज रूस जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। INS तुशील को नौसेना में करेंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वह भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण देखेंगे और अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के साथ सैन्य साजो सामान के सह उत्पादन में
द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर बातचीत करेंगे। रूस निर्मित बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल को सोमवार को तटीय शहर कालिनिनग्राद में जलावतरण किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से बढ़ा टकराव, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उतारी सेना, जिसके बाद समुद्र में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अमेरिका, जापान और फिलीपींस का टकराव और भी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर एक टोही विमान तैनात कर दिया, जबकि जापान और फिलीपींस ने नौसेना के जहाज भेज दिए। इससे समुद्र में खलबली मच गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही मित्र देशों की सेनाओं ने फिलीपींस के गश्ती जहाजों, चीनी तटरक्षक जहाजों की कार्रवाई की निंदा की थी। अमेरिका हिंद प्रशांत कमान ने कहा कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मित्र देशों और सहयोगियों द्वारा नौवहन और ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने तथा समुद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए संयुक्त गश्त आयोजित की गई थी। फिलीपींस के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि गश्ती स्कारबोरो शोल से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर आयोजित की गई थी, जो उत्तर पश्चिम फिलीपींस से दूर बीजिंग और मनीला के बीच विवाद वाला मछली पकड़ने का क्षेत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से चीन ने बढ़ा दिया है टकराव, उसके बाद अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में सेना उतार दी है और खलबली मच चुकी है समुद्र में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LAC पर दोबारा डोकलाम दोहराया जाएगा। भारत चीन की बैठक में 2 टूक जवाब मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को व्यापक रूप से हल करने के लिए अक्टूबर में हुए समझौते को लागू करते हुए सीमाओं पर स्थिति को और तनाव मुक्त बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में वार्ता के एक दिन बाद ये बात कही। चीन और भारत ने नई दिल्ली में चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने वर्किंग सिस्टम की 32वीं बैठक की और दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखने तथा सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता की रक्षा करने पर सहमति जताई गई। दोनों पक्षों ने सीमा से संबंधित मुद्दों पर किए गए समाधानों का सकारात्मक मूल्यांकन किया और सीमा की स्थिति को और तनाव मुक्त बनाने के लिए उपाय करते हुए उन्हें लगातार व्यापक एवं प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमत हुए। पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय पहले शुरू हुए सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद WMCC की ये पहली बैठक है। सैन्य टकराव की स्थिति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में ही है मसूद अजहर। एक बार फिर सामने आया पाकिस्तान का झूठ, भारत ने की कार्रवाई की मांग। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ पाकिस्तान मसूद अजहर के पाकिस्तान में ना होने का दावा करता है। अब खबर आई है कि जैश-ए-मोहम्मद चीफ अजहर ने बहावलपुर में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यदि खबर सही है तो इससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के मामले में पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर हो गया है। बता दें 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अजहर को उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उसके न्याय के कटघरे में उसे लाया जाए। पिछले महीने बहावलपुर में अजहर के एक जनसभा को संबोधित करने से जुड़ी खबरों के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने ये टिप्पणी की। जायसवाल ने पाकिस्तान के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि अजहर पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा अजहर के पाकिस्तान में होने के बात से इनकार किया जा रहा था। अगर खबर सही है तो इससे पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गंगा स्नान पूजन से पीएम मोदी करेंगे महाकुंभ 2025 की शुरुआत। संगम तट पर बनी खास जेटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के गंगा स्नान के लिए संगम तट पर बन रही जेटी के आगे जगह बनाई जा रही है। अगर पीएम ने 13 दिसंबर को गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की तो प्रयागराज प्रशासन इसके लिए तैयार है। महाकुंभ की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगे और इसके लिए संगम तट पर 50 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी जेटी बनाई जा रही है। इस जेटी की क्षमता एक बार 25 लोग के खड़े होने की है। हालांकि 12 अति विशिष्ट मेहमानों के लिए इसे तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त, डीएम महाकुंभ
होंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठने वालों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय से तैयार होकर आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का दावा, 2014 के बाद गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग, पीएम ने लक्ष्य को हकीकत में बदला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि 2014 से पहले की सरकारें कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक मकसद को हासिल करने के लिए टुकड़ों में काम करती थी, लेकिन इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस बात को समझा कि भारत की 60 करोड़ आबादी जब तक गरीब रहेगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अहमदाबाद में गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि एक सरकार अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। अगर ट्रस्ट, व्यक्ति और सेवा संगठनों को साथ लाया जाए तो हम जल्द ही इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निष्कर्ष निकाला था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ हर व्यक्ति का कल्याण, सम्मान, विकास और हर परिवार का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से शुरू हुआ राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान, नड्डा बोले इससे मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से टीबी के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने उन जिलों पर ज़्यादा ध्यान देकर काम करेंगे जहां इससे जुड़े मामलों की संख्या का बोझ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों तक चलाया जा रहा ये अभियान शुरू हो रहा है। भारत बहुआयामी तरीके से टीबी जैसी बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आइए हम एक साथ मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 सबसे ज़रूरी साल है, क्योंकि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एंड टीबी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सावधान, ठंड के बीच बिगड़ने जा रहा यूपी का मौसम, इन 2 दिनों तक होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में पड़ रही ठंड के बीच कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में 2 दिनों तक बारिश होगी। ठंड में हो रही बारिश की वजह से लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, जिसका असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 8-11 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से भी दक्षिण में 10 से 13 दिसंबर तक झमाझम बारिश होगी। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम और कई जगह भारी बारिश होगी। 10 से 13 दिसंबर तक ऐसा मौसम देखने को मिलेगा, जबकि तटीय तमिलनाडु में 12 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 11 और 12 दिसंबर को बरसात होने वाली है। वहीं केरल और माहे में 11 से 13 दिसंबर को तेज बारिश देखने को मिलने वाली है। उत्तर भारत के मौसम में बात करें तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 9, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड में 8-10 दिसंबर तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की फिर ताइवान को घेरने की कोशिश, समुद्री सीमा के पास 15 एयरक्राफ्ट नौसैनिक पोत भेजे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 15 सैन्य एयरक्राफ्ट और 8 नौसैनिक पोत शनिवार को उसकी सीमा के पास देखे गए हैं। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन के 4 आधिकारिक पोत भी इस दौरान निगरानी के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन के 15 एयरक्राफ्ट में से 11 ने ताइवान जलडमरू मध्य में दोनों देशों के बीच पड़ने वाली सीमा को पार भी किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम और पूर्वी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में पहुंच गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों की दिल्ली कूच के बीच मोदी सरकार का बड़ा बयान, एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री ने बताया प्लान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उच्च सदन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्री चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये आश्वासन दिया। मंत्री ने यह आश्वासन उस दिन दिया जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करने की योजना बना रहे हैं। चौहान ने सदन
को बताया कि मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के इस कदम से चीन में बेचैनी, अब ड्रैगन को चुकानी होगी ज़्यादा कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इस समय चीन दुनिया से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से ज़्यादा टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन भारत की ओर से आस लगाए देख रहा है और हालांकि चीन को अब भारत से भी बुरी खबर मिल रही है। ताज़ा मामला एंटी डंपिंग शुल्क से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने चीन और वियतनाम से टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयात पर एंटी ड्यूटी शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है।